नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिट्स एजुकेशन पे। तो हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी कि सेल पढ़ रहे थे। तो उस पर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से लाइन बाइज लाइन को कवर किया है। आज हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जैसे कि सेल वॉल को आज पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे और देखते हैं आधे घंटे की वीडियो में हम कितना कवर कर पाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर ये जो चैप्टर है वो समझ में आएगा। एग्जाम्स में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके बनने ही बनने वाले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करें आप अपने लाइब्रेरी और अपने इंटरनेट के माध्यम से। और कुछ दो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। पहला है कि हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव एंड आउट ऑफ द सेल डिस्कस। कैसे किसी सेल से वाटर जो है वो बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, इस पे आपको डिस्कस करना है। तो मैंने बताया था आपको कि ये ऑस्मोसिस के तरह ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है ये केवल वाटर के लिए होता है। अगर हम गैस के लिए करेंगे तो फिर उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। तो ये क्यों होता है, क्यों हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये जाती है, तो इस पर डिस्कस करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर भी आप अच्छे से कर पाओगे अगर आपने मेरा पार्ट 2 वीडियो अच्छे से देखा होगा तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। प्लांट सेल in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall। देखो दो आपको सेल याद रखने हैं, दो सेल, एक होते हैं प्लांट सेल, एक होते हैं एनिमल सेल। तो ये हो गया प्लांट सेल, ये हो गया एनिमल सेल। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल में क्या होता है कि ये एक सेल है, सेल के बाहर अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे करके दिखाऊँ, जैसे ये देख लो, अगर ये प्लांट सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लांट सेल, ये हमारा हो गया एनिमल सेल। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये प्लांट सेल है तो इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन रहेगा ऐसे, जिसको हम लोग बोलते थे क्या, सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के बाहर भी एक और मेम्ब्रेन रहेगा ऐसे, जिसको हमने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दो नाम है इनका। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, अगर ये हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या है दोस्तों कि इसके ऊपर एक और लेयर रहेगा ऐसे, ठीक है, ये देखो ऐसे बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो बाहरी लेयर दिख रहा होगा आपको ये वाला, इसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ये सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल में। एकदम इसको रट लेना है आपको कि प्लांट सेल में ओनली प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल में देखो सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो हमारा सेल हो गया, ठीक है, ये पूरा सेल हो गया, लेकिन इसके बाहर एक जो दिख रहा है आपको एक लेयर, ये हमारा केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावे इसके ऊपर कोई और एक लेयर नहीं होता है। अगर होगा तो उसको हम सेल वॉल बोलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता किस में है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यही देखो इस लाइन में, पहली लाइन में यही कह रहा है कि प्लांट सेल इन एडिशन, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावे क्या होता है, हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो एक अनदर एक आउटर कवरिंग लेयर होता है जो रिजिड होता है, ठोस होता है, ठीक है, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में दिखेगा आपको, जैसा अभी हम फिगर बनाए थे ना, ये सेल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर में आउटसाइड में सेल वॉल। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। जो प्लांट का सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलके बना है। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। जो सेल्यूलोज है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। ये इसका मेन काम होता है कि सेल को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, ठीक है, एक मजबूत और एक ताकतवर जो होती है ना, उसको एकदम रिजिड, जैसा क्योंकि वो रिजिड होता है, ठोस होता है वो, ठीक है, इसकी वजह से सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है वो। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ सिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो जब प्लांट सेल में ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का और लॉस होता है,
तो उस समय ये क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ते हैं। दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लास्मोलाइसिस। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं प्लास्मोलाइसिस। कब, किसको कहते हैं, जब प्लांट सेल में ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर को, हम कह सकते हैं कि जब सेल वाटर को लूज करती है, उसको हम कहते हैं प्लास्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस फेनोमेना को हम देख सकते हैं कि एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी यहाँ पे है, आप इसको देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप इस एक्टिविटी को अच्छे से समझिएगा, मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। माउंट ऑफ द peel of a रोयो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो एक रोहियो का लीफ लेना है आपको और उससे क्या करना है कि उसके स्लाइड बना लेने हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे, जो हाई पावर का माइक्रोस्कोप है उसके नीचे आपको उसको देखना है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स। तो आपको वहाँ पे ग्रीन कलर के कुछ ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे, कुछ कण नजर आएंगे, ठीक है, कुछ छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का कुछ सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द साइड। अब इसके ऊपर आपको शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन दे देना है। वेट फॉर अ मिनट, कुछ मिनट का वेट कीजिए, एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, और फिर से उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख। व्हाट डू वी सी, आपने क्या देखा। नाउ प्लेस सम रोयो लिप्स इन बॉइलिंग वाटर। अब उसी जो अब क्या करना है कि एक और रोयो लिप लेना है आपको और उसको बॉयल कर देना है, ठीक है, वाटर में फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए। दिस किल्स द सेल। ये बॉयल वाटर से क्या होगा कि वो सेल को मार देंगे, वो ख़त्म कर देंगे, वो डेड हो जाएंगे, सेल जो हमारी है वो डेड कर जाएगी। देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसके बाद उस सेल को उठा के आपको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर लेके जाना है और वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करना है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेन लीफ इन द ऑन द स्लाइड। उसके बाद फिर से उसके ऊपर आपको शुगर एंड सॉल्ट का एक सॉल्यूशन देना है। वेट फॉर द मिनट, कुछ मिनट का वेट करना है और ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू वी फाइंड, डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ। तो देखो ये दो कंडीशन आपके पास थी, दोनों कंडीशन में क्या आपको नज़र आएगा मैं बताता हूँ आपको, अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो। देखो पहले वाले केस में सेल जो था वो लिविंग सेल था, ठीक है, वो मरा नहीं था, तो वहाँ पे हमको प्लाज्मोलाइसिस देखने के लिए मिलेगा। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, जब सेल वाटर को लूज करती है, प्लांट सेल, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन सेकेंड वाले केस में सेल मर चुकी है क्योंकि हमने उसको बॉयल कर दिया, तो डेड सेल में कभी भी प्लाज्मोलाइसिस अकर नहीं करेगा। वही क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, क्या प्लाज्मोलाइसिस उसमें दिख रहा था आपको, तो हमारा आंसर आएगा कि व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी। आपने क्या नोटिस किया इस एक्टिविटी से। इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल एंड डू नॉट डेड सेल आर एबल टू अब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो ये एक्टिविटी हमको बताती है कि केवल लिविंग सेल, ना कि डेड सेल, मतलब कि केवल जिंदा सेल, ना कि मरे हुए सेल वाटर को ऑब्जर्व करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। डेड सेल नहीं करेंगी, लिविंग सेल करेंगी। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ अ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपरटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग इन सच मीडिया दैट सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल वॉल क्या करती है कि जो प्लांट सेल हैं और फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, इनके साथ ये मजबूती के साथ खड़े रहती है ताकि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट हाइपोटोनिक जो लिक्विड है उसको अंदर ये ले सके। द सेल स्वेल्स, सेल उसके बाद फूल जाएगा, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर बनेगा। द सेल वॉल एक्सर्ट्स द एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल, और सेल वॉल क्या करेगा कि वो भी एक रिवर्स प्रेशर लगाएगा सेल वॉल के ऊपर, बिकॉज ऑफ देयर वॉल, क्योंकि जो सेल वॉल है ना वो एक वॉल की तरह काम करता है। मैंने बताया ना कि रिजिड होता है, रिजिड का मतलब ही होता है ठोस, ठीक है, रिजिड का मतलब होता है ठोस, तो ये एक उल्टा प्रेशर लगाता है सेल के ऊपर। कैन विथ स्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल।
इसीलिए जो एनिमल्स जो प्लांट सेल होते हैं वो एनिमल सेल से काफ़ी मजबूत होते हैं। बाहर से आपको देखने के लिए लगेगा, जैसे कि आप एक पेड़ को देखो, जो पेड़ का बाहरी परत होता है वो कितना स्ट्रांग होता है, वही आप अपनी स्किन को टच करो, हमारा स्किन कितना सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो वो जो हार्डनेस प्लांट के ऊपर या पेड़ के ऊपर जो हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको हम छाल कहते हैं, वो एक्चुअली में सेल वॉल होता है, ठीक है, इसलिए वो उतना हार्ड होता है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ अ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, क्या आपको याद है? वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। हमने उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डाला था। क्यों डाला था? वाई? What would we see if we tried observing the pill without putting the iodine solution? क्या होगा अगर हम बिना आयोडीन सॉल्यूशन के अनियन के जो पील है उसको देखने की कोशिश करेंगे। ट्राई इट, कोशिश कीजिए, एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज़, और उसके बाद देखिए कि क्या अंतर होता है अगर हम एक आयोडीन का सॉल्यूशन डाल के देखते हैं, यानी कि कलर डाल के देखते हैं एक सेल को, और एक में कलर डाल के नहीं देखते हैं, तो हमें क्या अंतर देखने के लिए मिलता है। व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, जब हम किसी पील में, यानी कि किसी मतलब ऑनियन के पील में या किसी के पील में जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, डिड ईच सेल गेट इवेनली कलर्ड, क्या हर एक सेल जो है वो बराबर कलर का दिखता है हमें? अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ सेल्स गेट कलर्ड। तो क्या होता है कि सेल के अंदर जो डिफरेंट जगह होते हैं वो अलग अलग कलर्ड के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है। डिफ्रेंशिएटली सम रीजन्स अपीयर डार्कर, कुछ जगह हमें थोड़ा डार्क दिखाई देगा देन अदर रीजन, दूसरे जगहों से। अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सैफरनिन सॉल्यूशन और मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन टू स्टे द cells. We have observed cell from onion. Let us now observe cell from our body. तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने बॉडी से एक सेल को ऑब्जर्व करेंगे न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में करना क्या है आपको कि लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक ग्लास ले लेना है जिसके अंदर कुछ पानी होगा। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चीक। आपको आइसक्रीम खाने वाली जो चम्मच होती है ना वो ले लेनी है, और अपने इसकी आपके जो चीक हैं, जो आपके गाल हैं, उसके अंदर के साइड से खुरचना है, ठीक है। ये चम्मच है ना, इससे खुरचना है। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून, क्या कुछ मटेरियल जो है वो आपके स्पून के साथ चिपक गया है? तो आप जब उसको मुंह में डाल के हल्का सा उसको खुरचोगे अंदर से, तो वहाँ पे आपके जो छोटी सी जो चमड़ी है हल्की सी, वो स्किन जो है वो उसके ऊपर चिपक जाएगी। विद द हेल्प ऑफ अ निडल की मदद से वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड केप्ट रेडी फॉर दिस। तो हमने जो ग्लास को रेडी करके रखा था उसमें तुरंत हम इसको डाल देंगे एक निडल की मदद से। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। और इस सेल को कलर करने के लिए, ठीक है, ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे, हम उसमें एक मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन। अब जो हमारा मटेरियल है वो स्टडी करने के लिए रेडी है अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो आपने क्या देखा? व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल, सेल का शेप कैसा है? पहला ये वीसी जो हमने देखा उसमें। ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन सीट, आप एक ऑब्जर्वेशन सीट पे उसको ड्रॉ कीजिए कि आपको किस तरीके के सेल देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि अनियन पील में हमको ऐसे ऐसे सेल देखने के लिए मिल रहे थे स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसे ऐसे सेल की स्ट्रक्चर थे। तो आपको आप जब देखोगे माइक्रोस्कोप में तो कैसा नजर आएगा, उसको आपको ऑब्जर्वेशन सीट में ड्रॉ करना है। वॉज देयर आर डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल। क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक गोल सा सर्कल है, उसका डार्क सा, और उसके बीच में छोटा सा ऐसे ओवल शेप में ऐसे करके कुछ डार्क सा आपको दिख रहा है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अगर आपको दिख रहा है तो वही क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। यही हमारा न्यूक्लियस है, जो बीच में दिख रहा है ना आपको, यही हमारा न्यूक्लियस है। वेयर देयर सिमिलर स्ट्रक्चर इन अनियन पील सेल, क्या इसका स्ट्रक्चर जो अनियन पील हमने देखा था उससे सेम है? देखो,
द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब एक सेल है, अभी देखो ना फिगर को अच्छे से समझना, ये सेल है, ठीक है। अभी हम ले रहे हैं एनिमल सेल, हमने प्लांट सेल को नहीं लिया है, क्योंकि अगर प्लांट सेल लेंगे तो हमें ऊपर में एक और लेयर बनाना पड़ेगा। तो ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल के ऊपर एक हो गया, सॉरी, एनिमल सेल के ऊपर एक हो गया हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमको न्यूक्लियस बनाना है, तो न्यूक्लियस सेंटर में आमतौर पर रहता है, तो हमने एक न्यूक्लियस बना लिया। न्यूक्लियस के बाहर एक और मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, ऐसे करके ये हो गया न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। इसके अलावे न्यूक्लियस में क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है, देखो यहाँ पे डबल लेयर्ड कवरिंग। तो डबल न्यूक्लियस के अलावे, तो ये तो पहला वाला जो सर्कल है वो तो न्यूक्लियस है, उसके बाहर में एक लेयर हमने बना दिया। अब एक और हम बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस इट टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन 5.2.4। अब ये क्या करेगा, ये जो बाहर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखो सेल के बाहर में था तो हमने सेल मेम्ब्रेन बोल दिया, न्यूक्लियर के बाहर में है तो हम उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। सिंपल, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा आप समझ के याद करो इसको कि सेल के बाहरी परत को हमने बोला सेल मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर का जो सबसे बाहरी परत होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये इसके पास भी ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं, जिसमें से क्या होता है कि जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस के बाहर या न्यूक्लियस के अंदर आता है। तो जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का काम था कि जो मटेरियल है वो अंदर आए और बाहर जाए, जैसे कि ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूज़न हो गया, उस प्रोसेस के थ्रू, तो न्यूक्लियस के पास भी जो बाहरी वाला परत होता है उसके पास भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये पोर्स क्या करते हैं कि पोर्स जो है वो मटेरियल को आउटसाइड और इनसाइड आने में मदद करते हैं। जैसे कि मान लो न्यूक्लियस में कुछ मटेरियल है, उसको साइटोप्लाज्म में आना है। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, ये जो बीच में जो लिक्विड भरा है ना, ये इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो मान लो कि न्यूक्लियस है, यहाँ बीच से किसी मटेरियल को यहाँ पे आना है, साइटोप्लाज्म में आना है, तो वो इसी पोर की मदद से आएगा, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। फिगर थोड़ा सा खोचपोच हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अब देखिए आगे, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। अब मैं सीधा एक न्यूक्लियस का फिगर बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, अब मैं पूरा सेल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये न्यूक्लियस हो गया एक, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर में एक मेम्ब्रेन हो गया और एक न्यूक्लियस के एक और बाहर में मेम्ब्रेन हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस में एक ना आपको 2-3 वर्ड आएंगे, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, डीएनए, क्रोमोटीन, इस तरीके के। तो आपको समझते चलते जाना है कि ये सब का मतलब क्या है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होगा, ठीक है, विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम तभी आपको विजिबल होगा जब सेल डिवाइड करेगा, यानी जब ये सेल एक सेल से ये 2 सेल में जब डिवाइड करेंगे ऐसे करके, तब हमें क्रोमोसोम दिखाई देगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन वी आर एबल टू सी क्रोमोसोम्स, तो जब सेल डिवाइड करेगा, जब सेल 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, तब हमको क्रोमोसोम दिखाई देगा, उसके पहले क्रोमोसोम दिखाई नहीं देगा, ये ध्यान देना, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब ये जो क्रोमोसोम है ना, इसके पास एक बहुत ही मस्त चीज़ होती है जो कि हमारे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को दर्शाती है। जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर किसी के पेरेंट्स के बाल अगर ग्रे हैं तो उसके बेटे का या उसकी बेटी का भी जो बाल है वो ग्रे कलर का होता है। कलर आपने देखा होगा, या फेस भी आपने देखा होगा कि इसका फेस जो है अपने फादर से बहुत ज़्यादा मिलता है या मदर से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी डीएनए की वजह से होता है, क्योंकि डीएनए में ही वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पेरेंट्स की। जैसे कि मान लो कि मेरे पेरेंट्स का आँख जो है वो ग्रे है, ठीक है, तो उस ग्रे जो है वो क्यों है, ये इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास रहेगा। और जब ये डीएनए मेरे में आएगा तो मेरे आँख के चांसेस होंगे, हो सकते हैं कि मेरे आँख का जो कलर है वो ग्रे हो जाए, ठीक है, या हो सकता है कि जो मेरे मम्मी का अगर आँख ग्रे है, आई ग्रे है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। ये अलग एक चैप्टर इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी आपको बस ये समझ लेना है कि डीएनए के पास, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
इसके पास क्या होता है कि सारा इन्फॉर्मेशन होता है हमारे पेरेंट्स का सारा इन्फॉर्मेशन इनके पास होता है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पास डीएनए होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। तो डीएनए के पास ही वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए आर कॉल्ड जीन। तो जो डीएनए का काम करने वाला जो सेगमेंट होता है, जो काम करने के लायक जो सेगमेंट होता है, देखो ये हो गया हमारा डीएनए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे लेयर बने होते हैं, तो जो ये सेगमेंट एक एक सेगमेंट में बटा हुआ है ये, ठीक है। तो मान लो कि ये सेगमेंट जो काम कर रहा है इसको बोल देंगे जीन, और जो सेगमेंट काम नहीं कर रहा होता है उसको बोलते हैं अलील। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है 11-12 में, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना। अभी आपको क्या ध्यान देना है कि डीएनए का वह हिस्सा जो काम करने लायक है, जो हमारा यूज़ का हो, उसको हम कह देंगे जीन, ठीक है। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज़ प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो ये जो डीएनए है ना, हमको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखो ये सेल, ये न्यूक्लियस हो गया, तो कुछ इस तरीके के, मतलब कुछ इस तरीके के हमको दिखाई देंगे, थ्रेड लाइक दिखाई देंगे, ठीक है। ये होते हैं डीएनए। अब यही क्या होते हैं कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो ये पूरे धागा जो है ना ये पूरा खुल जाता है, तो फिर ये आपको इस तरीके के दिखाई देंगे, ठीक है। ये इस तरीके, जो भी मैंने जस्ट फिगर बनाया था ना इस तरीके के, तो ये हो जाते हैं हमारे डीएनए। अब फिर क्या होता है कि जब सेल और डिवाइड करने लगते हैं तो यही फिर इस तरीके के शेप में आ जाते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिगर यहाँ पे अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस में आपको थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको बोलते हैं डीएनए। अब जब ये सेल डिवाइड करने लगता है तो ये कुछ ऐसा शेप ले लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए। अब जब डीएनए इस शेप में रहेगा ना, थ्रेड लाइक शेप में, तो उसको बोलते हैं क्रोमोटिन, ठीक है। क्रोमैटिन बोलते हैं उसको डीएनए नहीं बोलेंगे, लेकिन डीएनए ही वो रहता है, बट क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है, यानी कि वो इंटेंगल्ड मास रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है वो, ठीक है। फिर सेल डिवाइड करेगा तो वो एक इस तरीके का शेप ले लेगा। उसके बाद जब फर्दर वो डिवाइड करेगा आगे, तो वो इसके 4 पार्ट हो जाएंगे और वो इस तरीके का शेप ले लेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome। तो देखो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब सेल डिवाइड होने लगते हैं तो जो क्रोमेटिन है, जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो एक ऑर्गेनाइज्ड होके क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम मतलब कि इस तरीके के वो बन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके के वो बन जाएंगे, ठीक है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंटर रोल इन अ सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस है वो एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, यानी कि सेल को डिवाइड करने में। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वो 2 नए सेल में डिवाइड हो जाते हैं।